आज मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें तुम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर तुम एक कंडक्टर रख दो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर रखो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बताओ बेटा, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? जवाब दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर रखा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, बिल्कुल। इसी के अंदर मान लो मैं एक इंसुलेटर डालता हूँ। इंसुलेटर का मतलब डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? हाँ या ना? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई बाई के। कई बात समझ में आई है? क्या होगी? ई बाई के। देख लो, ये दो चार बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब तुम जो मैसेज कर रहे हो ना, मैसेज टू एवरीवन करो जो आंसर डाल रहा है, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि भैया क्लास में ऐसे भी बच्चे जो आंसर देना जानते हैं। इट मींस इंसुलेटर अलग तरीके से बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कंडक्टर अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा इंसुलेटर है या बुरा इंसुलेटर है? के की वैल्यू अगर ज्यादा है, के की वैल्यू ज्यादा अच्छा, तो इंसुलेटर अच्छा है, गुड इंसुलेटर और बैड इंसुलेटर? के की वैल्यू ज्यादा है, बैड इंसुलेटर है। क्यों? के की वैल्यू तुम इन्फिनाइट कर दो, फील्ड जीरो हो जाएगी, तो इसके अंदर जीरो ही तो है। तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, तब तो एक कंडक्टर और बन गया। हाँ या ना? तो अगर के की वैल्यू ज्यादा, देन इट इज ए बैड इंसुलेटर। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? देखो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर देखने में एकदम सिंपल है। इट मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप जैसा सब्सटेंस डालोगे, इसके इधर इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी तरह से चेंज होगी जैसा आप सब्सटेंस डालोगे। मतलब अलग अलग सब्सटेंस का बिहेवियर अलग अलग होगा इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हाँ या ना? तो जैसा एक कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर डालोगे, उसका जैसा बिहेवियर होगा, उस हिसाब से बोल दोगे इट इज ए गुड इंसुलेटर, इट इज ए बैड इंसुलेटर, इट इज ए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। हाँ या ना? तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हो, क्लासिफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ही मैं कहता हूं, इसी की तरीके से अलग अलग सब्सटेंस का बिहेवियर जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करोगे, तो वहां पे भी मैं जो सब्सटेंस को ऑन बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड जैसा वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम सब्सटेंसेस को तीन चीजों में डिवाइड करेंगे। सब्सटेंस को तीन चीजों में क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक तो है डायामैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा क्या है?
फेरोमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का ऐसे, डायमैग्नेटिक का तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, हाँ या ना? कुछ ऐसी स्टडी की है ना तुमने केमिस्ट्री में? हम वैसे डिफाइन नहीं करेंगे, हमारा तरीका अलग है। आई बात समझे? हमारा तरीका क्या है, अलग है। तो अब मैं किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर अगर पढ़ना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे को कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब मैं उन बेसिक चीजों की स्टार्टिंग करता हूँ, बाद में आऊंगा कि क्या क्या चीज है। जैसे हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे बात करने लग जाते हैं ना, इसकी कंडक्टिविटी इतनी, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है, या इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, हाँ या ना? ऐसा कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेंगी उसी के लिए। क्या लॉजिक समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब शुरू करते हैं। एक सोलिनॉइड है, ठीक है? इसमें आई करंट जा रहा है और आई करंट आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ सोलिनॉइड को। इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी ऐसे होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं हो जा रहा है, ठीक है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके अंदर अगर कोई सस्पेंस नहीं रखा तो वो फील्ड होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, आई इज द करंट, म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, अगर मैं इसके अंदर कोई सब्सटेंस रख देता हूं, इसके अंदर मान लो मैं कोई दूसरा सब्सटेंस रख देता हूं, ठीक है? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, हाँ है ना? तो कुछ ऐसा आएगा जो अब अंदर इसके फील्ड आएगी वो बी आएगी, इसके कारण जो फील्ड आएगी बी नॉट, प्लस अंदर जो मटेरियल डाला है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये बी क्या है, बी नेट फील्ड हो गई। बी नॉट क्या है, फील्ड सिर्फ किसके कारण, सोलिनॉइड के कारण। और बी एम क्या है, अंदर जो फील्ड इस मटेरियल के कारण हुई। तो ये दोनों ऐड करेंगे तभी नेट फील्ड आएगी, हाँ या ना? तो बी क्या है, नेट मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल इनसाइड सोलिनॉइड या फिर मीडियम। यहां तक लिख लो।
यहां तक लिखना है, बहुत टिपिकल है, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, समझना। इस मीडियम की जो परमिएबिलिटी अगर वो म्यू है, म्यू ऑफ मीडियम, तो जो बी इसके अंदर नेट फील्ड हो जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एम इंटू एन इंटू वाई, नेट फील्ड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? म्यू एम क्या चीज है, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये क्या चीज है, दैट इज जो सब्सटेंस अंडर डाला है उसकी परमिएबिलिटी है। तो म्यू एम किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या चीज है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये जो सोलिनॉइड है इसमें जितने टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ये वो है। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये भी वही है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें भी तो नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो ये लेंथ है 1 मीटर और इसमें 10 है 20, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया। हाँ तो अंदर मीडियम ही तो है ना, तो अंदर म्यू एम ही तो चेंज होगा, बाकी तो चीज सेम ही रहेगी। ये फॉर्मूला रट लो, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अभी ये नहीं देखना कैसे आया, बस ये आ गया। मेडिकल वालों की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी इस फॉर्मूले को समझाने के लिए, और नॉन मेडिकल वाले को तो आगे करवाना ही है ये। अभी 2 दिन में जो एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ ना, उसमें यही सारी चीजें करवाऊंगा मैं। बिल्कुल, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, मान लो 1000 टर्न्स और लेंथ है 5 मीटर, तो 1000 टन को 5 मीटर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया? अभी समझा रहा हूँ म्यू आर क्या है, तुम खुद बता दो म्यू आर क्या चीज है। तुम बताओ म्यू आर क्या चीज है, ये याद है तुम्हें? ये याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कुछ ऐसा। ये क्या चीज थी, रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो याद आ गया फॉर्मूला, 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2/r², ऐसा फॉर्मूला था। अगर मीडियम में डाल दोगे तो साथ में इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको सीधा मीडियम लिख दो, याद आ गया कुछ? तो इसमें ये क्या चीज है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बस इतना लिख लो एक बार, इतना लिख लो एक बार, और लिख लो तो बता देना। इतना लिखना है तुम्हें पहले। हाँ, इसमें क्रॉस का मतलब यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है,
ये जो कॉइल है जैसे ही घूम के ऊपर से करंट अंदर जा रहा है ना, और यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है करंट, यूं सोलिनॉइड को यूं काट दिया। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? अभी समझ में नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ टर्म्स बताई है तुम्हें, समझ में तो आना है अभी। अब सुनो आगे की बात। तुम्हें ये पता है नेट फील्ड अंदर क्या होती है? ये होती है ना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड क्या होगी? ये आ गई चीज। एक चीज सोचो, कोई भी सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते होंगे, ऐसे घूमते रहते होंगे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? तो ये सब के सब का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जरूर होता होगा। एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो एक डाइपोल ऐसे है, इसका डाइपोल मोमेंट m है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट m इधर है। अब तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया इसका, इन दोनों का मिला के? और अब कितना हो गया दोनों का मिला के? और अब क्या हो गया दोनों का मिला के? √2m, हाँ है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये जितने भी डाइपोल मोमेंट है ना, इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लो, इसका इसका इसका, इन सब का वेक्टर सम कर दो। कर दिया सबका वेक्टर सम, आया ना? और वो जो नेट डाइपोल मोमेंट आ गया वो मान लो कैप, ऐसे लिख दिया मैंने, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय इस पूरे सब्सटेंस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम। ये क्या बता रहा है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बात समझ में? कृष्णा कह रहा है सर नेट जीरो नहीं आएगा, यार डिपेंड करता है, अगर एक मैग्नेट ही है तो जीरो क्यों आएगा? आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। मेरे को ये बात बता, CO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है? CO2 का डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। CH3 का, H2O का, H2O का जीरो है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यार ये तो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना, जीरो होगा या नहीं होगा। होने को जीरो हो भी सकता है और नहीं होने को ना भी हो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एक टोटल सब्सटेंस वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? चलो बढ़िया बात है, मेरी बात समझ में आई। मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब मान लो एक सैंपल है,
परमानेंट मैग्नेटाइज, ये बात बताओ, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा या या फिर एक एल्यूमिनियम रॉड का? परमानेंट का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा या एक एल्यूमिनियम रॉड का? ऑब्वियस सी बात है यार, एक मैग्नेट का ही ज्यादा होगा। हाँ या ना? अब देखो क्या होता है, मैं ऐसे कहता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल यूं है, तो डाइपोल कैसे अलाइन हो जाएगा? थोड़ी देर में ऐसे अलाइन हो जाएगा, ये तो पता ही है ना तुम्हें। हाँ या ना? फील्ड के अलाउ, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये भी कैसे अलाइन होगा? इसकी डायरेक्शन में अलाइन होगा। अगर ये अकेला प्रेजेंट हो, लेकिन अगर एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर रैंडमली डाइपोल की डायरेक्शन है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, रैंडम डाइपोलों की डायरेक्शन। तो अगर तुम यहां से एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, अब देखो क्या क्या पॉसिबल है। बाहर से फील्ड लगाओगे, क्या क्या पॉसिबल है? कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, फील्ड की डायरेक्शन में, हाँ या ना? कुछ में फर्क ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको अलाइन होने के लिए फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, हो सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उल्टे ही चलते हैं, जैसे जिनको बोलो ना तुम पढ़ाई कर लो तो वो नहीं करेंगे, और उनको बोलो पढ़ाई मत करो तो वो पढ़ाई करेंगे। मतलब उनको कुछ भी बोल दो, वो उल्टा ही करेंगे, हाँ या ना? तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते तुम इधर अलाइन होगे, बोले नहीं मैं तो इधर नहीं हूँ, मैं तो इधर अलाइन होऊंगा, हाँ या ना? ऐसे लोग दुनिया में ही नहीं है, हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे डाइपोल हर सब्सटेंस में पाए जाते हैं जो उल्टे लग जाते हैं। फील्ड बोलती है इधर हो, बोला ना इधर होऊंगा, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई तुम्हें? क्या बात समझ में आई? अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगने लगी क्या? वो सब्सटेंस जिसमें उल्टे होने वाले ज्यादा हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। वो सब्सटेंस जिसके अंदर सेम डायरेक्शन में अलाइन ज्यादा हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। हाँ या ना? और एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि इसमें ऐसे डोमेन्स बन जाते हैं, दैट इज इसके अंदर में जितने भी है उसमें एक को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लो, बाकी अपने आप एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे अपने आप। कोरेंट बिहेवियर होते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन्स। आयरन में ऐसा ही होता है, हाँ या ना? मतलब परेड होती है, परेड में एक का हाथ ऊपर उठता है, सबके हाथ एक साथ उठते हैं, हाँ या ना? कोरेंट बिहेवियर होता है ना जब लोग परेड करते हैं, और ऐसे भीड़ में चलते हैं तो कोरेंट बिहेवियर होता है क्या? तो एक दूसरे को देख के अगर एक ही डायरेक्शन में उठने लगे, एक दूसरे को देख के जिस एरिया के अंदर, जिस वॉल्यूम के अंदर एक डाइपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए, बाकी भी उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, उसको बोलते हैं डोमेन। मतलब उस डोमेन के अंदर सबका बिहेवियर क्या है? कोरेंट बिहेवियर है। अब बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अरे सब लिखा हुआ है, पहले समझ लो। लिखा हुआ तो सब कुछ है, बस मैं समझा रहा हूँ पहले तुम्हें।
ठीक है, एक एक के बारे में एनसीईआरटी में खूब अच्छे तरीके से लिखा है, बस पहले मेरे को समझाना है तुम्हें ये है क्या चीज। मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा बिहेवियर का आइडिया लग गया। थोड़ा थोड़ा बिहेवियर का आइडिया लग गया, ठीक है। तो अब सुनो, मैग्नेटाइजेशन समझ में आई गया तो अब मैं एक चीज कहता हूं, बी में क्या चीज है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अब ये जो चीज है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करने लग गई है, ये जो नई क्वांटिटी है किस चीज पे डिपेंड कर रही है सिर्फ? सिर्फ सोलिनॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इन सोलिनॉइड। मीडियम गायब कर दिया ना, मीडियम नीचे ले आया, दोनों तरफ म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया मैंने। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब मैं बी नॉट की टर्म्स में बात नहीं करूंगा, एच की टर्म्स में बात करूंगा, क्योंकि बी नॉट के अंदर साथ में मीडियम भी आता है। तो अब मैंने एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बात समझ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अंदर जो नेट फील्ड है किस किस का सम है, बी नॉट प्लस बी ऑफ मीडियम। ये तो मैंने पहले करा दिया तुम, हाँ या ना, ये चीज तो मैंने बताई थी तुम्हें, ये बात समझ में आ गई। बी नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहां से देखो, बी नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकता हूँ बी नॉट को, यहां से देखो। बात समझ में ये नहीं, बी एम को मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। एम क्या है, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है इसका, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतनी ज्यादा फील्ड होगी ये, हाँ है ना, ये भी म्यू नॉट ही है। तो बी किसके बराबर आ गया, क्या ये बात समझ में आई? एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो अंदर सब्सटेंस रखा है सॉलिनॉइड, यहां तक बात समझ में आई? पक्का? अब ये जो चीज है एम, वो भी एक चीज पे डिपेंड करती है। तुम देखो, अगर यहाँ पे जो फील्ड है एच, एच आई करंट बहुत ज्यादा कर दो तो बी नॉट फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके अंदर जो डाइपोल है जो अलग डायरेक्शन में थे वो भी इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में अलाइन होने की टेंडेंसी रखने लगेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम तो सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दैट इज मैं ये कह रहा हूं कि मैग्नेटाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एच, दैट इज m इज प्रोपोर्शनल टू h। क्या ये बात समझ में आई है?
यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं? पक्का? मैंने ये कहा अगर ये वाली फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे ना डाइपोल। तो सेम डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन होंगे तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। वॉल्यूम तो सेम है सब्सटेंस का, तो ये चीज बढ़ जाएगी ना, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ जाएगी। ये बात नहीं आई समझ में? अब एवा बताओ, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको आराम से बीमारियां लग जाती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ये बंदा क्या है, डिजीज के लिए क्या है, ससेप्टेबल है, वायरस से ससेप्टेबल है ना। तो जिसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है, इट मींस उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आया ना? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज क्या है, देखो ये चीज ज्यादा होगी या तो एच ज्यादा हो, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, एंड आई ज्यादा हो, एन इंटू आई तो हो। लेकिन ससेप्टिबिलिटी तो मैटर करती है ना, दैट इज वायरस तो सेम ही है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जिसकी ससेप्टिबिलिटी वीक है वो कम मैग्नेटाइज होगा। हाँ या ना? अब मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें जो मैं बात कह रहा हूं? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बात समझ में आई है कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? पक्का? बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट ही होगी ये चीज तो, यही तो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट चीज है। जैसे वहां पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बात करते थे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। ये एम की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, क्या चीज आएगी? कोई प्रॉब्लम? इसमें से एच कॉमन आ जाएगा। आया ना? यहां तक समझ में आ गया? दिस इंटू दिस क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये बताओ मेरे को। ये क्या चीज है? बी नॉट। तो बी बाय बी नॉट किसके बराबर आ गया, वन प्लस ससेप्टिबिलिटी। इसको और क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, नहीं बोलते? याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या म्यू आर के बराबर होता है ना। याद है कुछ? याद है? तो ये सेम चीज नहीं है। तो वन प्लस ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर आएगा, वन प्लस ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर आएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर आएगा। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई?
तो देखो मैं तुम्हें एनसीईआरटी की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये पूरी की पूरी कहानी देखो यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है। एक मिनट। एक मिनट है।